नमस्कार, हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हम बात करेंगे मार्च में तीसरी लहर का अंत। भारत में पिछले 2 महीने से कोरोना की तीसरी लहर चरम पर है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में कमी देखी जा रही है। इसी बीच विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि संक्रमण की तीसरी लहर मार्च तक खत्म होने की संभावना है, जबकि महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों ने अपने एक्टिव केस लोड में गिरावट दर्ज करनी शुरू कर दी है। अन्य में मामले तेजी से देखे जा रहे हैं। भारत की सक्रिय टैली अब गिरकर 14.35 लाख तक पहुंच चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में इस महीने के अंत तक तीसरी लहर के कम होने की संभावना जताई जा रही है। आईसीएमआर के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर समीरन पांड्या के मुताबिक महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सामने आने वाले नए मामलों की संख्या इस महीने के अंत तक ही कम स्तर पर आ जाएगी। इस बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि मार्च के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक महामारी की तीसरी लहर खत्म हो सकती है। मुंबई, पुणे, ठाणे और रायगढ़ जैसे प्रमुख शहरों के संक्रमण में कमी देखी जा रही है। यूपी के कई शहरों में संक्रमण का ग्राफ लगातार गिर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई में मार्च के अंत में तीसरी लहर का अंत हो जाएगा? तो लगातार जिस तरह से आईसीएमआर का दावा है, कई राज्यों के आंकड़ों के अनुसार ये दावा पेश किया गया है कि केसेस के गिरने की संख्या यदि इसी तरह बनी रही तो मार्च के अंत तक हम मान सकते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर समाप्ति की ओर आगे बढ़ जाएगी। कोरोना में जिस तरह से केसेस आ रहे हैं उनमें गिरावट दर्ज होनी कुछ राज्यों में शुरू हो चुकी है और ये सिलसिला आगे इसी तरह चलता रहेगा तो कोरोना की तीसरी लहर का अंत मार्च के अंत तक देखा जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है, साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर जहां पर संक्रमण दर को देखते हुए नाइट कर्फ्यू से लेकर कोविड की पाबंदियों में भी ढिलाई की गई है। कई राज्यों में यहां पर बदलाव किए गए हैं कोविड के नियमों को देखते हुए। ऐसे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विकास मिश्रा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में सर। नमस्कार जी। जिस तरह से हम आज बातचीत कर रहे हैं, आईसीएमआर की जानकारी जिस तरह से सामने आई है, साफ तौर पर उनका कहना है कि केसेस यदि इसी तरह से गिरते रहेंगे तो मार्च के अंत तक इस बात की संभावना जताई गई है कि तीसरी लहर अंत की ओर जा सकती है। क्या इस बात में आप भी सच्चाई देख पा रहे हैं केसेस के माध्यम से? जी प्रियंका जी, बिल्कुल सही आप बोल रही हैं। आईसीएमआर की जो रिपोर्ट आई है वो यही बताती है और जैसा कि हम देख भी रहे हैं, अगर आप पूरे देश की बात करें तो वेव की शुरुआत आपकी महाराष्ट्र में सबसे पहले शुरुआत हुई थी, उसके बाद दिल्ली में केसेस बढ़े थे, फिर यूपी में बढ़ना शुरू हुए और अगर आप आज की बात करें तो सिर्फ मिजोरम और केरला को छोड़ के हर जगह केसेस घटते जा रहे हैं। खास करके कानपुर की बात करें तो हमारा आंकड़ा एक्टिव केसेस का आज की डेट में 845 केसेस लगभग हैं एक्टिव केस, तो 1000 से नीचे हम आ गए। तो जी बिल्कुल डॉक्टर, संक्रमण घटता जाएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर विकास, केसेस में कमी आई है, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक तरफ केसेस में कमी आई है, दूसरी तरफ से कई जगह पर केसेस को देखते हुए ढिलाई दी गई है। तमाम एक्टिविटीज के लिए ढिलाई देना सही है, लेकिन यूपी में 7 फरवरी से स्कूल खुलने की भी जानकारियां सामने आ रही है। क्या आपको लगता है कि बिना टीकाकरण के तमाम छोटे बच्चों को लेकर जिस तरह से स्कूल खोला जा रहा है ये उनके लिए सेफ होगा? देखिए, ये स्कूल खोलना थोड़ा सा ज्यादा जल्दीबाजी हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी बच्चों का वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ। जैसा कि आपको मालूम है कि जो ओमिक्रॉन है उसमें ज्यादातर केसेस लक्षण विहीन होते हैं जी। तो पता भी नहीं लगता है कि वो पीड़ित है मरीज, उसमें लक्षण ही नहीं है और बच्चे थोड़ा सा लापरवाही ज्यादा बरत जाते हैं। तो एक ही जगह बच्चे बहुत ज्यादा इकट्ठा होंगे, एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर पालन नहीं करेंगे तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमण होने की ज्यादा संभावना होगी। उसके बाद वो स्कूल से जब लौटेंगे तो घर में अपने बुजुर्गों को और अपने और भी लोगों को, आसपास के लोगों को वो संक्रमित कर सकते हैं। तो एक सुपर स्प्रेडर का भी काम वो कर सकते हैं, इसलिए अभी थोड़ा सा जल्दीबाजी है। मेरे ख्याल से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू कर देना चाहिए और अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए
जल्दीबाजी है स्कूल खोलने के लिए। जी, बिल्कुल, स्कूलों को लेकर ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि पहले भी जितने बार स्कूल खुले हैं, कई बार कोरोना का संक्रमण ज़्यादा देखा गया है स्कूल में। दिसंबर के समय पे जब स्कूल खुले थे तो कुछ ही दिनों स्कूल खुले और ओमिक्रॉन नया वेरिएंट सामने आ गया जिसकी वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ा। ऐसे में बिना टीकाकरण के जब स्कूल खुल रहे हैं, तो कहीं न कहीं बच्चों के लिए घातक है और पेरेंट्स के लिए भी ये कहीं न कहीं दुविधा और कन्फ्यूजन भरा डिसीजन होगा कि 7 फरवरी से खुल रहे हैं, तो क्या बच्चों को भेजना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल प्रियंका जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। बच्चों को अभी भेजना थोड़ी-सी जल्दीबाज़ी होगी, तो मेरा तो सुझाव यही होगा कि बहुत जल्दीबाज़ी है अभी स्कूल खोलना, थोड़ा-सा इंतज़ार करना चाहिए, केसेज़ और घटें, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बच्चे थोड़ा-सा चंचल होते हैं और स्कूल में एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो सामाजिक दूरी का पालन और मास्क किस तरीके से लगाना है, उसका पालन नहीं कर पाते हैं और गलती से भी वो अगर संक्रमित हो गए, तो खुद तो संक्रमित होंगे ही, साथ-साथ और बच्चों को भी संक्रमण करेंगे और घर में आके अपने घर के सदस्यों और बाहर आसपास के लोगों को भी संक्रमण कर सकते हैं, तो केसेस बढ़ सकते हैं और बच्चों को खुद भी उसमें खतरा होगा। तो जी, बहुत जल्दीबाजी है अभी स्कूल खोलना। जी, बिल्कुल। डॉक्टर विकास, आईसीएमआर की जिस तरह से जानकारी सामने आई है, मार्च के अंत तक तीसरी लहर के अंत को देखा जा रहा है, बताया जा रहा है। लेकिन इस तरह की जैसे ही खबरें आती हैं, हम थोड़ा और रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। क्या लगता है आपको फरवरी का ये जो महीना हम सबके लिए खतरनाक बताया जा रहा था, इस पूरे पीरियड के साथ हमें किस तरह से डील करना चाहिए? प्रियंका जी, इसका बस उपाय यही है कि जनता बहुत जागरूक हो जाए और ये समझ ले कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है, हमारे आसपास ही है। अगर हम एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का अच्छे से पालन करेंगे, तो किसी भी हालत में हम संक्रमित नहीं होंगे। यानी कि भीड़-भाड़ में ना जाना, जबरदस्ती बाहर ना निकलना, अगर बहुत ज़रूरी काम है, बाहर निकल रहे हैं, तो अच्छे से अपने नाक और मास्क को प्रोटेक्ट करते हुए मास्क लगाएँ, जो कि टाइटली फिट हो और जितनी जल्दी हो सके अपना काम करके वापस घर आ जाएं। घर आने के बाद अपने आप को डिसैनिटाइज करें, सैनिटाइज करें और अपने जो संक्रमित कपड़े हैं उनको भी आप डिसइंफेक्ट करें। साथ-साथ में हैंड हाइजीन भी फॉलो करते रहें। बिना जी, बिल्कुल। डिसइंफेक्ट डॉक्टर किए विकास, यहाँ पर बीच में आपको इंटरप्ट करना चाहूँगी। हम अपने दर्शकों को सीधे ले जाना चाहेंगे हरिद्वार, जहाँ पर राहुल गांधी गंगा आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं।
ये थे राहुल गांधी हरिद्वार में पहुंचे थे, विधि विधान से गंगा आरती में शामिल हो रहे थे और पूजन कर रहे थे। सीधे रुक करेंगे हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। आज हम एक बार फिर से चर्चा कर रहे थे जिस तरह से तीसरी लहर का अंत मार्च के अंत तक माना जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर विकास मिश्रा माइक्रोबायोलॉजिस्ट लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर विकास, जिस तरह से पिछले साल हमने देखा था कि होली के बाद त्योहारों का जिस तरह से समय शुरू हो जाता है और होली के बाद केसेस में बढ़ोतरी देखी गई थी, इस बार मार्च के अंत तक तीसरी लहर का अंत तो माना जा रहा है, लेकिन दुनिया के कई देशों में हम चौथी और पांचवी लहर भी देख रहे हैं। क्या लगता है आपको, सावधान हमें रहने की जरूरत है, लेकिन तीसरी लहर के अंत के बाद भी किस तरह की सावधानी जनता को और साथ ही साथ शासन प्रशासन को भी रखनी चाहिए? जी देखिए, WHO की अभी इंटरिम रिपोर्ट आई है, तो उन्होंने ये कहा है कि ऐसा मत समझे कि ओमिक्रॉन की वेव खत्म हो जाएगी, उसके बाद दूसरी लहर नहीं आएगी। ये लहरें आ सकती हैं आगे भी, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि बगैर एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर के पालन के हम इससे पार नहीं पा सकते जब तक कि हम हर्ड इम्यूनिटी पूरे वर्ल्ड की अचीव नहीं कर लेते, क्योंकि ये कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है, ये अपने आप को म्यूटेट करता रहता है। और जितनी बार भी ये नए म्यूटेशन हुए, ऐसा पाया कि जहां कहीं भी वैक्सीनेशन की संभावना कम रही, वहां पे परसेंटेज कम रहा है, वहीं पे ये म्यूटेंट पनपते हैं और उसके बाद ये ट्रैवल के द्वारा इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करते हुए दूसरे एरियाज में ये संक्रमण करते हैं। तो होली के समय जैसा आप बात कर रही हो, अभी चुनाव भी हमारे 5 राज्यों में भारत में चल रहे हैं, तो जनता इसको लेकर के लापरवाही ना करे, ये मान के चले कि कोविड हमारे बीच में ही है और हमारे ऊपर ये है दायित्व कि हम इसको किस तरीके से उसकी वेव का हम वो करें कि वेव को अगर हम चाहें तो लहर को बढ़ा भी सकते हैं और उसको खत्म भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि जनता को सचेत रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, जबरदस्ती भीड़ भाड़ में नहीं निकलना है। बहुत जरूरी है तो बाहर निकल रहे हैं तो वहां पे भी सामाजिक दूरी पालन करें, कम से कम 2 से 3 गज की दूरी भीड़ भाड़ में भी अपने आप को फॉलो करें। और जब भी भीड़ भाड़ में निकल रहे हैं तो अच्छे से एक टाइट मास्क लगा के जाएं, जिससे सांस के द्वारा ये जो वायरस है ये आपके शरीर में ना प्रवेश कर पाए। उसके बाद जितनी जल्दी हो सके काम निपटा के अपने घर आए। घर में आने के बाद अपने हाथों को सबसे पहले सैनिटाइज करें और सैनिटाइज करने के उपरांत ही अपने हाथों से नाक या मुंह को आप छुएं, अन्यथा नहीं तो आपके हाथ से संक्रमित वायरस आपके मुंह और नाक के द्वारा शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा अपने आसपास और अपने कपड़ों को भी सैनिटाइज और डिसइंफेक्ट करके रखें। अगर ये चीज हम पालन करेंगे तो कोविड क्या कोई भी लहर आती रहे, हम उसको बहुत आसानी से झेल ले जाएंगे जब तक कि हर्ड इम्यूनिटी नहीं आती है। तो जनता को ये मानना पड़ेगा कि अभी थोड़े दिन हमारे लिए कष्टदायी है। वैक्सीनेशन हमारे भारत में 75% के ऊपर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी पूरे वर्ल्ड का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, इसलिए हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। लहर को कम करने का तरीका यही है, वैक्सीनेट रहें और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर विकास, वर्ल्ड के कई कंट्रीज में यदि हम देखें तो छोटे बच्चे 5 साल से भी छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन मिल चुका है, जो विकसित देश हैं और जहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया ठीक ठाक चल रही है। इंडिया की यदि हम बात करें तो मार्च में जानकारी ये है कि 12 से 15 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होगा। हमारे पास अभी भी छोटे बच्चे भारी संख्या में हैं जिनको लेकर अभी तक जानकारी नहीं हुई। कितना लंबा इंतजार करना पड़ सकता है और क्या वजह है इसके पीछे? क्या वैक्सीन की मात्रा में कमी है या कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कमी है? क्या वजह है कि इसके लिए इंतजार करना पड़ रहा है लोगों को? जी देखिए प्रियंका जी, वैक्सीन की मात्रा में कमी नहीं है, ये थोड़ा सा सेफ है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो एक साइंटिफिक कमिटी होती है, उसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं उसको फॉलो करती है। और ये जो साइंटिफिक कमिटी होती है ये इंडिया भर के जो जाने माने डॉक्टर्स हैं और जो वायरोलॉजिस्ट हैं, जो इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, उनकी कमेटी होती है और ये सब शोधों के द्वारा चीजें देखते हैं और उस हिसाब से रेकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को, DCGI को। तो ये फेजिक रिस्पॉन्स था। अभी 15 से 18 साल का वैक्सीनेशन हमारा ऑलरेडी शुरू हो गया और लगभग आधे से ज्यादा बच्चों को वैक्सीनेट किया जा चुका है और बहुत जल्दी हमारे पास कोवैक्सीन भी है और ज़ाइकोविड भी इन्होंने सप्लाई करनी शुरू कर दी है। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 15 दिनों में ये 12 साल से 15 साल के बच्चों का भी ये वैक्सीनेशन बहुत जल्दी शुरू कर देंगे और उसके बाद 2 साल से लेके 12 साल के बच्चों का ये हमेशा फेजिक होता है कि देखने के लिए कि सेफ्टी इज प्रायोरिटी, कि बच्चे सेफ रहें और वैक्सीनेशन भी सुचारू रूप से हो सके।
जी, बिल्कुल। वैक्सीन के बूस्टर को लेकर भी जिस तरह से अब लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं, तमाम वयस्क लोग जो घर से बाहर निकलते हैं जॉब के लिए, नौकरियों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए तो प्रिकॉशनरी डोज़ की बातचीत हो चुकी है, वो सभी लोग ले रहे हैं। लेकिन तमाम ऐसे एडल्ट्स भी हैं जो कहीं न कहीं जिनकी कुछ काफ़ी लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है। ऐसे लोगों को और कितना इंतज़ार करना पड़ सकता है? क्या जिसकी अपनी मर्ज़ी हो वो अपने आप से भी जाके वैक्सीन ले सकता है, पेड वैक्सीन के तौर पे? जी। देखिए, डीसीजीआई की तरफ से ये इन लोगों ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ने कमर्शियल अप्रूवल के लिए अप्लाई किया हुआ है, और मेरे ख्याल से कोवैक्सीन और इनको अभी बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा, तो ये मार्केट में भी अवेलेबल रहेंगी। प्राइसिंग की बात चल रही है कि प्राइस कितना रखा जाएगा, लेकिन वो किस तरीके से सप्लाई होगी, अभी वो बहुत जल्दीबाजी है कहना, जब तक गवर्नमेंट की एग्जैक्ट गाइडलाइंस नहीं आ जाती। तो वो रहेगा उन लोगों के लिए जो 60 साल से कम उम्र के और जो हाई रिस्क केसेस, या कोई भी जो प्राइवेट में अपना वैक्सीन बूस्टर डोज लगवाना चाहता है वो लगवा सकता है उसमें। अभी जो गाइडलाइंस है उनके अनुसार फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 साल या उससे ऊपर के व्यक्ति, उसके अलावा जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर वगैरह, उनको ये प्रिकॉशनरी डोज दी जा रही है सरकार के द्वारा मुफ्त में। जी, बिल्कुल। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं अलग-अलग जगहों पर जैसे ही संक्रमण की संख्या कम हुई है, वैसे ही चाहे चुनावी सभाएं हों, चाहे शादी-ब्याह हो, इस तरह के कार्यक्रमों में अब लोगों की संख्या को बढ़ाने की जानकारी सामने आ चुकी है। नए एसओपीज़ अलग-अलग राज्यों में लागू हो चुके हैं। क्या आप मानते हैं कि इस तरह के नए एसओपीज़ लागू होने के साथ ही साथ खतरा भी और अधिक बढ़ जाता है, कोरोना के नए वेरिएंट्स को लेकर भी, लहर को लेकर भी? बिल्कुल प्रियंका जी, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। खतरा निश्चित रूप में बढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। चुनाव आयोग अभी तक थोड़ा स्ट्रिक्ट था, उन्होंने ये लागू कर रखा नहीं होंगी, ग्रुप मीटिंग्स होंगी, लेकिन इसके साथ साथ जनता और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो सफर करेंगे वो जनता ही सफर करेगी। तो जनता खुद भी समझदार हो कि भीड़ भाड़ में ना जाए, और पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो एक पॉलिटिकल विल लेके कोशिश करें कि एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर के साथ कम से कम तादाद में लोगों से संपर्क करें और अपनी बात कहें। जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा, आप देखिए फॉरेन में कितनी अच्छी पॉलिसी, अगर आप अमेरिका कंट्री की बात करें, कुछ आपका ये जो कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा होता है, डिबेट का टाइम होता है, वहां पे टू पार्टी सिस्टम है, दोनों पार्टियां अपने मुद्दे रखती हैं, उनको मौका मिलता है और वो लाइव टेलीकास्ट होता है पूरे देश भर में, विश्व भर में, उनकी कंट्री में, और फिर जनता उस हिसाब से डिसाइड करती है कि किसने क्या रिस्पॉन्स दिया, किसकी क्या पॉलिसी है। तो ये भी एक माध्यम हो सकता है जो आगे चल के चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि इस तरीके से हमारे यहाँ भी ये चीज शुरू हो, जिससे कि डिजिटल माध्यम से, जिस तरीके से अभी बजट आया है तो उसमें डिजिटल करेंसी की बात कर रही है, तो प्रचार भी डिजिटल ज्यादा बेटर है, और कोविड एरा में डिजिटल प्रचार ही सेफ है। जी, बिल्कुल। डॉक्टर विकास, जिस तरह से हम देख रहे हैं लंबा समय वैक्सीनेशन को भी हो चुका है, काफ़ी लोग जिनके मन में पहले रेजिस्टेंस या हेजिटेंसी थी वो उसे दूर करके वैक्सीनेशन ले चुके हैं, लेकिन अभी भी 75% एडल्ट का वैक्सीनेशन हुआ है, आगे बढ़ेगा। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी वैक्सीन को लेकर हेजिटेंट हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कोशिश कर रहा है कि ऐसे लोगों को भी कवर किया जा सके? प्रियंका जी, मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपने कितनी ज्यादा अवेयरनेस फैलाई है। बराबर आप डेली लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह की मिथ्या में ना आए, वैक्सीन लगवाएं। यही चीज जिम्मेदारी सरकार को और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि ये वैक्सीन के बारे में कोई पॉलिटिक्स ना हो, और सरकार को भी खास करके जिस कम्युनिटी में या जिस एरिया में वैक्सीनेशन का कम है रेस्पॉन्स, वहां के स्वास्थ्य विभाग से पता करें कि क्या रीजन रहा है, क्या जनता में हेजिटेंसी है। अगर जनता में हेजिटेंसी है तो फिर वहां के जो ग्रुप लीडर्स हैं, जो वहां के रिलीजियस लीडर्स हैं, पंडित हैं, मौलवी हैं, उनको पहले काउंसिल करें, क्योंकि वो एक तरह का आपका रोल मॉडल इस चीज से संतुष्ट हो जाएंगे कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और ये वाकई में फायदा करती है। तो पहले उन लोग को जरूरी होगा, फिर वो जनता को अवेयर करेंगे और जनता उनकी बात मान के वैक्सीन लगवाएगी। जी, बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है।
जी, करने। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। मार्च में तीसरी लहर के अंत को लेकर जिस तरह से आईसीएमआर ने जानकारी दी है, लेकिन इस जानकारी के साथ ही साथ हमें किस तरह से अपना बचाव करना है, क्या बिहेवियर होना चाहिए, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जाना तो सबसे बड़ा बोझ का होत है, कर्जा का बोझ। ना आदमी सो पात है, ना खा पात है, ना इज्जत से सर उठा के चल सकत है। अरे ये तो भला हो जो भाजपा आई और हमारे जैसे 86 लाख किसानों को कर्जा की माफी दिलाई। जो सबकी थाली में रोटी पहुंचात है, उसको इज्जत की रोटी खिलाई। अरे किसने तुम्हारा उपयोग किया और कौन तुम्हारे लिए उपयोगी है, खुद ही हिसाब लगा लो। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। लगातार मार्च में तीसरी लहर के अंत को लेकर जिस तरह से जानकारियां सामने आई हैं, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर विकास, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर विकास, जिस तरह से मार्च को लेकर अभी जानकारी सामने आई है, कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। और इस बात को लेकर हम आपसे कई बार चर्चा कर चुके हैं कि वेरिएंट को लेकर जब ये जानकारी मिलती है कि वायरस धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं 2022 के अंत तक हम ये मान सकते हैं कि इस महामारी से या इस वायरस की जो तीव्रता है उससे हमें छुटकारा मिल सकेगा? जी जी प्रियंका जी, अभी तक जितनी भी इन्फेक्टिव पैंडेमिक्स आए हैं, चाहे आप स्पेनिश फ्लू की बात करें, चाहे आप सार्स की बात करें, चाहे इन्फ्लुएंजा की बात करें, तो ऐसा अक्सर पाया गया है कि जो वायरस है वो म्यूटेट हुआ भी है तो ज्यादातर 4 या 5 बार हुआ, और जितनी बार म्यूटेट हुआ है वो अपने आप को कमजोर करता गया है। और कमजोर होने के बाद वो वायरस धीरे धीरे आपका वैक्सीनेशन की रिस्पॉन्स और नेचुरल इन्फेक्शन की रिस्पॉन्स से एक हर्ड इम्यूनिटी पूरे पॉपुलेशन में बन जाती है। उसके बाद ये बीमारी एंडेमिक हो जाती है। चाहे आप इन्फ्लुएंजा का एग्जाम्पल देख लें, और वो सीजनल बीमारी होती है, हर साल आती है। ज्यादातर लोग उससे अनअफेक्टेड रहते हैं क्योंकि वो वैक्सीन लगवा लेते हैं और उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता होती है। जो हाई रिस्क केसेस होते हैं वो वैक्सीनेशन से तो अपने आप को बचाते हैं, और जो लोग वैक्सीनेशन नहीं लगवाते हैं वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, और इनके लिए एक स्पेसिफिक दवा होती है, और वो दवा चलने के बाद मरीज ठीक हो जाता है और बहुत कम स्तर तक मृत्यु दर होती है। ऐसे ही कोरोना के बारे में माना जा रहा है। अगर आप देखें तो जो कोरोना के जो म्यूटेशंस हुए थे, चाहे हम अल्फा की बात करें, चाहे बीटा की बात करें, चाहे डेल्टा की, धीरे धीरे ये सीरियसनेस कम होती गई है, और लेकिन ट्रांसमिशन बढ़ता रहा है, संक्रामकता ज्यादा बढ़ती रही। उसका एक हमारे लिए एडवांटेज नेचुरल ये रहा कि हम लोग नेचुरल इन्फेक्शन से भी इम्यूनिटी ले रहे हैं। तो ऐसी उम्मीद करी जा रही है, लेकिन कुछ भी कहना अभी जल्दीबाजी होगी। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि WHO ने कहा था, अभी इंटरिम रिपोर्ट आई है कि जनता इसको हल्के में ना ले, इससे घबराए भी नहीं, लेकिन सावधान रहे। ऐसा ना कमजोर होता जाएगा, अपने आप को पूरी तरह प्रिपेयर करें, एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करें, और उम्मीद करेंगे कि ये एंडेमिक होगी। लेकिन ये वायरस म्यूटेट कर, वैक्सीनेशन पूरी तरह नहीं होता है, हर्ड इम्यूनिटी नहीं आती है। ऐसा हो सकता है जिसके चांसेस कम है कि आपका कोई खतरनाक वेरिएंट भी प्रोड्यूस हो जाए। हाँ, भारत की बात करें तो अभी तक सबसे खतरनाक हमारी दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट की आई थी, जिसके प्रति हम लोग नेचुरली इम्यूनाइज ऑलरेडी हो चुके हैं, और हमारा वैक्सीनेशन स्टेटस भी बढ़ रहा है। डेल्टा से खतरनाक कोई स्ट्रेन आता है तो भारत के लिए बहुत ज्यादा चिंता की बात होगी। अन्यथा आपका ये लहर आएगी, एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर के पालन से हम इस लहर को कम ज्यादा करके जल्दी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और वैक्सीनेशन बढ़ाते रहेंगे। लेकिन जनता को इसमें पूरा साथ देना पड़ेगा सरकार का, एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर पालन करने में
और अपने आप को वैक्सीनेट कराने में, जिससे कि वो इससे इम्यूनाइज्ड हो जाए। जी बिल्कुल। ओमिक्रॉन की जब हम बात करते हैं तो पहले जितने भी वेरिएंट थे, जिस तरह से बॉडी में लिवर तक और लंग्स तक आगे इन्फेक्ट करके लोगों को परेशानी दे रहे थे, ओमिक्रॉन के बारे में कहा जा रहा है कि थ्रोट तक ही कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हुआ है। तो क्या वाकई में ओमिक्रॉन का असर केवल थ्रोट तक ही रहता है या बॉडी के अन्य पार्ट्स पर भी देखा गया है? जी जी, देखिए, जब कभी भी वायरस हमारे शरीर को इन्फेक्ट करता है तो उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, उस शेल्फ लाइफ के बाद वो चला जाता है। अभी तक जितना शोध हुआ है उसमें आपका कहना बिल्कुल सही है, पाया गया कि इसकी एफिनिटी ज्यादा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे है, और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है तो 50 से 60% लोग लक्षणहीन होते हैं, और जिनमें लक्षण आते हैं तो ज्यादातर बुखार या सुर थ्रोट के रहते हैं, यानी गले में खराश और खांसी की। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जाते जाते वायरस बहुत कमजोर हो जाता है और ये शेड ऑफ हो जाता है। इसलिए अभी तक जितना शोध हुआ है पाया गया है कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इतना नुकसान नहीं पाया। इसीलिए हम देख रहे हैं कि हमारे केसेस तो बढ़े हैं, हमारे यहाँ केसेस ज्यादा आए हैं, लेकिन उतना हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ है, उतनी मृत्यु दर नहीं हुई है। तो ये एक संक्रामकता बढ़ी हुई है, लेकिन ये वायरस उतना सीवियर नहीं है क्योंकि ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इतना ज्यादा हार्म नहीं पहुंचा रहा। जी बिल्कुल डॉक्टर विकास, इस तमाम जानकारी के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में लगातार आज हम चर्चा कर रहे थे जिस तरह से मार्च में तीसरी लहर के अंत को लेकर जानकारियां सामने आ रही हैं। ऐसे में ये अच्छी खबर ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर को लेकर हमें अभी भी सतर्क और सावधान रहना है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन तो करना ही है। मास्क और वैक्सीनेशन यदि अभी तक आपने नहीं ली है तो वैक्सीनेशन की डोजेस लीजिए। यदि कहीं कोई रेजिस्टेंस है तो उसे भी दूर करने का प्रयास करना है। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।